गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे विलयन का। विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार, विलयन के सांद्रण की इकाइयाँ, सांद्रण की इकाइयों से संबंधित गणनाएं, ये हम लोग सीख पाए। आगे अध्ययन करना है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लेकिन इसके पहले हम लोग अध्ययन किए थे सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैसों का द्रव में विलयन, ठोसों का द्रव में विलयन। इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो आपके पाठ्यक्रम में है वो ठोसों का द्रव में विलयन, यही अध्ययन करना है। लेकिन गैसों का द्रव में विलयन इसके पहले हम लोग अध्ययन किए और जान पाए कि गैसें द्रव में कम या अधिक मात्रा में विलय होती हैं। कई गैसें जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल में अत्यधिक विलेय हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बहुत कम विलेय हैं। और आपके मन में आ गया होगा कि जल में सर्वाधिक विलेय गैस होती है अमोनिया। एसटीपी पर जल का एक आयतन अमोनिया के 1300 आयतन को घोल लेता है। जल में सबसे कम विलेय गैस होती है हीलियम, अक्रिय गैस है, और एसटीपी पर जल का एक आयतन 0.01 आयतन हीलियम को घोल पाता है। इसी में आप जान पाए कि सॉल्युबिलिटी क्या है, विलेयता क्या है, क्या इसका महत्व है, कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं, हेनरी नियम क्या है। हेनरी नियम में आप जान पाए कि गैसों की द्रव में विलेयता दाब वृद्धि के साथ बढ़ती है और विलयन में उपस्थित गैस का द्रव्यमान गैस दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दाब वृद्धि से गैसों की जल में विलेयता बढ़ती है। ताप यदि वृद्धि की जाए तो ताप वृद्धि से गैसों की जल में विलेयता घट जाती है। गैस की और विलायक की प्रकृति पर भी विलेयता निर्भर करती है। वे गैसें जो आसानी से दाब लगाने पर द्रवित हो जाती हैं, जिनकी जल से क्रिया हो जाती है, वो अत्यधिक विलेय हैं। जैसे NH3, HCl, CO2, SO2। और जिनकी जल से क्रिया नहीं होती, जो दाब लगाने पर आसानी से द्रवित नहीं होती, वो अल्प विलेय होती हैं, जैसे N2O2। अब अध्ययन करना है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठोसों का द्रव में विलयन। ठोसों के द्रव में विलयन कैसे बनेंगे, जब ठोस द्रव में घुल जाएगा। तो चलिए अध्ययन करते हैं पहले मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन, घुलन की क्रिया विधि। ठोस द्रव में विलायक संकरण के कारण, ठोस द्रव में विलायक संकरण के कारण घुलते हैं। जब ठोसों को द्रव में डाला जाता है तो ठोस अणुओं और द्रव अणुओं के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे विलायक संकरण कहते हैं। और विलायक संकरण के कारण ही ठोस द्रव में विलय होते हैं। एक उदाहरण की सहायता से आप समझिए, ये एक आयनिक क्रिस्टल है, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो आपको जानकारी है सोडियम क्लोराइड में Na+ धनायन, कैटायन और Cl- ऋणायन, एनायन होते हैं, धनायन और ऋणायन। सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, आयनिक ठोस है, आयनिक क्रिस्टल है, और ये धनायन ऋणायन से मिलकर बना है। धनायन और ऋणायन क्रिस्टल में विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इनको क्रिस्टल जालक कहते हैं। आयनिक ठोसों में आयनों की व्यवस्था, अरेंजमेंट कहलाता है क्रिस्टल जालक। आयनिक क्रिस्टलों में जो सतह के आयन हैं, धनायन और ऋणायन हैं, सतह के, जब इन्हें किसी ध्रुवीय विलायक जैसे जल, जिनका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक
परावैद्युतांक अधिक होता है, ध्रुवीय विलायक में डाला जाता है, तो सतह के ऋणायनों के चारों ओर ध्रुवीय विलायक के अणु इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि इनका धन आवेशित सिरा ऋणायन की ओर होता है, विपरीत आवेशित सिरा, और धनायन के चारों ओर विलायक के अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनका ऋण आवेशित सिरा धनायन की ओर होता है। इस प्रक्रिया में जब सतह के आयनों के चारों ओर विपरीत आवेशित सिरे विलायकों के या जल के एकत्रित हो जाते हैं तो इनकी क्रिया इनके आयनों पर उपस्थित आवेश घट जाता है, उदासीनीकरण क्रिया होती है, जिससे आयनों के मध्य आकर्षण बल घट जाता है और ये क्रिस्टल जालक को तोड़कर विलयन में आ जाते हैं, जिसके कारण आयनिक ठोस द्रव में या जल में विलय हो जाते हैं। पृथक हुए ऋणायनों और धनायनों के चारों ओर विलायक के अणु व्यवस्थित होते हैं, और ये व्यवस्था आप देख रहे हैं। ऋणायन के चारों ओर विलायक अणुओं के जल अणुओं के धनावेशी सिरे हैं और धनायन के चारों ओर विलायक अणुओं के ऋण आवेशी सिरे हैं। इसी व्यवस्था में आयनों और विलायक अणुओं के इस व्यवस्था में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे विलायकन ऊर्जा साल्वेशन एनर्जी कहते हैं, साल्वेशन एनर्जी। और यदि विलायक जल हो तो इसे हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा कहते हैं। और आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि यदि साल्वेशन एनर्जी अधिक हो क्रिस्टल जालक ऊर्जा से विलायकन ऊर्जा अधिक हो तो ये जल में विलय होगा, और यदि क्रिस्टल जालक लैटिस एनर्जी साल्वेशन एनर्जी से अधिक होगी तो ये जल में अविलय होगा। क्रिस्टल जालक, फिर से सुन लें, यदि विलायकन ऊर्जा अधिक है क्रिस्टल जालक ऊर्जा से तो जल में विलय होगा, और यदि क्रिस्टल जालक ऊर्जा अधिक है विलायकन ऊर्जा से तो वो जल में अविलय होगा। चलिए अध्ययन करते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। प्यारे बच्चों, द्रव में सतह के जो अणु हैं इनकी गतिज ऊर्जा अन्य भीतर के अणुओं से अधिक होती है। द्रव में सतह अणुओं की ऊर्जा अन्य अणुओं की तुलना में अधिक रहती है, जिसके कारण ये वाष्प के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। ये क्रिया वाष्पन कहलाती है। सतह से द्रव अणुओं के वाष्प के रूप में बाहर निकलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है, इवेपोरेशन। यदि द्रव किसी बंद पात्र में रखा गया हो तो वाष्प के अणु पात्र की दीवार से टकराएंगे और पुनः द्रव में बदलकर वापस लौट आएंगे। यह क्रिया द्रवण कहलाती है। बंद पात्र में भरे द्रव में दो क्रियाएं होंगी। एक तो सतह के अणु वाष्प के रूप में बाहर निकलेंगे, वाष्पन क्रिया है, और वाष्प के अणु पात्र की दीवार से टकराकर पुनः द्रव के रूप में वापस लौटेंगे। ये क्रिया द्रवण है। जब ये साम्य अवस्था में रहती है, साम्यावस्था यानी वाष्पन की क्रिया संघनन की क्रिया के बराबर हो जाती है, तो उस स्थिति में वाष्प द्वारा, ये वाष्प यहाँ है क्योंकि ये चूसक पंप लगाया गया है, अंदर की वायु निकाल दी गई थी, तो साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा विलायक की द्रव पर, विलायक की सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें। वाष्पन क्रिया में वाष्प अणुओं द्वारा उसी द्रव की सतह पर आरोपित दाब को उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। देख रहे हैं ये इधर मैनोमीटर लगा हुआ है और वाष्प दाब के कारण मैनोमीटर में द्रव की सतह ऊपर ऊंची उठ गई है। वाष्प दाब क्या है आपको जानकारी हुई। एक बार फिर से सुन लें। द्रव में वाष्पन क्रिया के कारण वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब वाष्प दाब अवनमन क्या है, इससे संबंधित राउल्ट का नियम क्या है, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसकी PDF भेज देंगे, आप नोट्स बनाकर तैयार करते रहिए। धन्यवाद।